हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह एंड यू आर वाचिंग ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष के महत्वपूर्ण इकोनॉमिक करेंट अफेयर्स सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का सेक्शन हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है 21 सितंबर 2024 को जारी बागवानी फसलों का उत्पादन वर्ष 2023-24 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में बागवानी उत्पादन लगभग कितने मिलियन टन होने का अनुमान है। तो देखिए, यदि बागवानी उत्पादन की हम लोग बात करें तो बागवानी उत्पादन भारत में लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यदि इसके अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, यह जो अनुमान है वह कृषि मंत्रालय द्वारा 21 सितंबर 2024 को जारी किया गया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत बागवानी उत्पादन लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान है, तथा यदि फल का उत्पादन की बात करें तो फल उत्पादन 112.73 मिलियन टन, सब्जियों का उत्पादन 205.80 मिलियन टन और आलू का कुल उत्पादन 570.49 लाख टन होने का अनुमानित है। अब हम लोग यदि नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सितंबर 2024 में विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों के प्रीमियम पर GST दर का सुझाव देने हेतु एक मंत्री समूह का गठन हुआ। इस मंत्री समूह के संयोजक कौन है? तो यदि इस मंत्री समूह के संयोजक की बात करें तो बिहार सरकार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मंत्री समूह के संयोजक बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो गठन किया गया था GST काउंसिल द्वारा इसका गठन किया गया था। 15 सितंबर 2024 ईस्वी को GST काउंसिल द्वारा एक मंत्री समूह का गठन किया गया था। इस मंत्री समूह के जो संयोजक हैं वे सम्राट चौधरी हैं। वर्तमान समय में इसमें टोटल 12 राज्यों के वित्त मंत्रियों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, यानी कि इस जो मंत्री समूह है इसमें 12 राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं, जिसके जो संयोजक हैं वह बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए, जो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 9 सितंबर 2024 को कौन सा बैंक PCAF यानी कि पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है। तो यदि इस प्रमुख बैंक की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, इसके अंतर्गत यदि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करते हैं तो यह जो 9 सितंबर 2024 ईस्वी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसके अंतर्गत PCAF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है। और PCAF जो है इसे वैश्विक स्तर पर सितंबर 2024 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य की यदि हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मानकीकृत आकलन और प्रकटीकरण प्रदान करना। इसका मतलब हो गया कि वित्तीय संसाधनों के माध्यम से जितने भी जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है उसका नियमन यानी कि रेगुलेशन करना। तो इस PCAF के अंतर्गत जो शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक है वह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी कि PM ई ड्राइव योजना के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन है वह सही नहीं है, यानी कि कौन सा जो कथन है वह गलत है। पहला नंबर स्टेटमेंट कह रहा है, 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बिजली आधारित परिवहन यानी कि इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से PM ई ड्राइव योजना को मंजूरी प्रदान की। तो देखिए, यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर यदि स्टेटमेंट की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट कह रहा है कि इस योजना की जो अवधि है वह 3 वर्ष है। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। इस योजना की अवधि 3 वर्ष नहीं बल्कि इस योजना की अवधि जो है वह 2 वर्ष है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि इस योजना के तहत 24.79 लाख E2W, 3.16 लाख E3W और 14,028 ई बसों यानी कि इलेक्ट्रिक बसों को सहायता प्रदान की जाएगी। यह बिल्कुल सही है। चौथा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है
कि ई ट्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। यह भी सही है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस स्कीम के बारे में यदि कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, जो पीएम ई ड्राइव योजना है इसे 11 सितंबर 2024 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी प्रदान की गई और इससे संबंधित जो उद्योग यानी कि इससे संबंधित यदि मंत्रालय की बात करें तो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना को प्रारंभ किया गया है। इसकी अवधि 2 वर्ष है और इस अवधि हेतु जो परियोजना व्यय यानी कि लागत व्यय है वह 10,900 करोड़ रुपया का अनुमान लगाया गया है। तो यह जो पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत ये जो थे वे काफ़ी महत्वपूर्ण अतिरिक्त फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगस्त 2024 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इस सूची में अमेजॉन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और दूसरा कि इस वर्ष इसमें टोटल 9 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वे सही है। पहला नंबर स्टेटमेंट कि इस सूची में अमेजॉन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यह गलत है क्योंकि अमेजॉन नहीं बल्कि अमेजॉन के स्थान पर जो वॉलमार्ट कंपनी है उसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। दूसरा कि इस वर्ष इसमें 9 भारतीय कंपनियां शामिल हैं, यह दूसरा नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो प्रश्न करा कि कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट इसके संबंध में यदि कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो इसमें बताया गया है कि विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची जारी की गई है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के नाम से, अगस्त 2024 में जारी की गई है अमेरिकन पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा। इसमें शीर्ष यानी कि टॉप 5 कंपनियों की हम लोग बात करें तो पहले स्थान पर है वॉलमार्ट, दूसरे स्थान पर है अमेजॉन, तीसरे स्थान पर है स्टेट ग्रिड और चौथे स्थान पर है सऊदी अरामको और 5वें स्थान पर है सिनोपैक ग्रुप। यदि भारतीय कंपनियों की बात करें तो इस वर्ष टोटल 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर है यानी कि 86वां स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि भारत में इसका पहला स्थान है, इसीलिए मैंने बोला कि पहले स्थान पर है। भारत में पहला स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका कि विश्व में 86वां स्थान है। दूसरे स्थान पर है LIC, जिसे विश्व में 95 यानी कि 95वां स्थान प्राप्त हुआ है और तीसरे स्थान पर है इंडियन ऑयल, जिसे विश्व में 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। चौथा स्थान पर है 178वें स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 180वां स्थान पर है ऑयल एंड नेचुरल गैस, 258वां स्थान पर है इंडियन पेट्रोलियम, 271वां स्थान पर है टाटा मोटर्स, 306वां स्थान पर है HDFC बैंक और 463वां स्थान पर है राजेश एक्सपोर्ट्स। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए कितनी राशि की 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। तो देखिए टोटल 14,235.30 करोड़ रुपए की राशि को केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। अब यदि नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो वह कह रहा है कि अगस्त 2024 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसके अंतर्गत जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वे हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाँ सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके अंतर्गत जो पहले स्थान पर है गौतम अडानी और दूसरे स्थान पर है मुकेश अंबानी, तीसरे स्थान पर है शिव नाडर और चौथे स्थान पर है साइरस ए पूनावाला और 5वें स्थान पर है दिलीप सांघवी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है कि SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उद्यम है। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि SECI को
30 अगस्त 2024 को वित्त मंत्रालय से नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। यह भी सही है। प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में कौन से कथन जो हैं वे सत्य हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए, जो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार शीघ्र ही स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष यानी कि एग्री श्योर शुरू करेगी। इसके तहत कितनी राशि का श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश कोष स्थापित किया जाएगा या स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इसके अंतर्गत टोटल 750 करोड़ रुपए का एक कोष गठित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला नंबर ऑप्शन है कि मौद्रिक नीति समिति द्वारा लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। यह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसके अनुसार अस्थायी जमा सुविधा दर 6.75% पर स्थिर है। तो देखिए, यह जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया, क्योंकि यह 6.75 नहीं बल्कि 6.50% पर स्थिर है। तो प्रश्न कर रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल और केवल पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। यदि इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 आरबीआई द्वारा जारी किया गया है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जब गठन किया जाता है तो आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति वक्तव्य को प्रायः जारी किया जाता है। तो इस जो वक्तव्य जारी किया गया है यानी कि इस स्टेटमेंट के अनुसार आप कह सकते हैं कि लगातार 9वीं बार भारत में रेपो रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि SLF की बात करें तो इसके परिणाम स्वरूप जो अस्थायी जमा सुविधा दर है वह 6.25%, सीमांत अस्थायी सुविधा दर 6.75%, बैंक दर 6.75%, प्रत्यावर्तनीय रेपो दर 3.35%, SLR 18% और CRR जो है वह 4.50% पर स्थिर है। तो आप लोग ये चारों को जरूर नोट करिएगा। बैंक रेट है 6.75%, प्रत्यावर्तनीय रेपो रेट है 3.35%, CRR है 4.50% और SLR है 18%। इनके अनुसार चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर भारत का 7.2% रहने का अनुमान है। तो इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में आरबीआई ने भारत की आर्थिक विकास दर को कितना प्रतिशत अनुमानित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.2%। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग को सभी डायमेंशन के लिए तैयार रहना होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 5 अगस्त 2024 को फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस सूची में वालमार्ट पहले स्थान पर है। तो देखिए, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इस सूची में अमेजॉन जो है वह दूसरे स्थान पर है। यह भी सही है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। तीसरा कह रहा है कि इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 86वें स्थान पर है। यह भी सही है। और चौथा कह रहा है कि इस सूची में भारतीय स्टेट बैंक 140वें स्थान पर है। तो देखिए, चौथा नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि 140 नहीं बल्कि जो भारतीय स्टेट बैंक है उसका ऑल वर्ल्ड में रैंकिंग है 178, यानी कि इस सूची में भारतीय स्टेट बैंक 178वें स्थान पर है। अब हम लोग प्रश्न की तरफ देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1, 2 और 3, केवल 3 ही जो उपयुक्त विकल्प हैं वे सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2024 में किस राज्य की 2 कोयला खदान को दुनिया के शीर्ष 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात छत्तीसगढ़। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, जुलाई 2024 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की 2 कोयला खदानों को वैश्विक स्तर की सूची में शामिल किया गया। किसके द्वारा? तो worldatlas.com के द्वारा।
इस सूची में जो 2 भारतीय खदान शामिल हैं उनमें पहला है गेवरा कोयला खदान और दूसरा है कुसमुंडा कोयला खदान। तो गेवरा कोयला खदान को वर्ल्ड में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और कुसमुंडा कोयला खदान को वर्ल्ड में 4th यानी कि चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर है, विश्व में पहले स्थान पर है अमेरिका की ब्लैक थंडर माइन खान। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जुलाई 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है कि यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है। तो देखिए पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा नहीं, बल्कि यह जो रिपोर्ट है वह IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि इसके अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक विकास दर 3.2% रहने का अनुमानित है। बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 7% रहने का अनुमानित है। यह भी सही है। तो प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन है वे सत्य हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 2 एवं 3 नंबर जो विकल्प है वे सही है, क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वह IMF द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए इस रिपोर्ट से संबंधित यदि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जुलाई 2024 ईस्वी में IMF द्वारा जारी किया गया। इसका जो हेड क्वार्टर है वह वाशिंगटन DC यानी कि USA में है। DC का मतलब होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट है, इसके अनुसार वैश्विक विकास दर वर्ष 2024 में 3.2% अनुमानित है और वर्ष 2025 में 3.3% अनुमानित है। यदि भारत की विकास दर की हम लोग बात करें तो वर्ष 2024 में भारत की विकास दर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF के द्वारा जो जारी की गई है उसके अनुसार भारत की विकास दर वर्ष 2024 में 7% अनुमानित है और वर्ष 2025 में भारत की विकास दर 6.5% अनुमानित है। तो आप लोग विशेषकर भारत की विकास दर को नोट करते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला नंबर ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है, जुलाई 2024 में भारत के पूंजी बाजार नियामक अर्थात सेबी ने अनुसंधान विश्लेषकों और निवेश सलाहकारों के प्रबंधन और प्रशासन की देखरेख हेतु BSE को पर्यवेक्षी निकाय के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि BSE लिमिटेड को RAASB और IAASB के रूप में 25 जुलाई 2024 से 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्यता दी गई है। यह भी सही है। अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि आखिर प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से जो कथन है वे सत्य हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 एवं 2 दोनों नंबर जो विकल्प हैं वे सही है। नेक्स्ट, यदि अब हम लोग RAASB और IAASB इन दोनों का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप की बात करें तो देखिए RAASB का पूरा नाम होता है रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजनरी बॉडी और IAASB का अर्थ होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजरी बॉडी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अब हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब यदि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, हाँ देखिए अब भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसके अंतर्गत यह जो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है वह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थापित की जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के मुंबई राज्य में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है, जहां की भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अंतर्गत टोटल 67,422 वर्ग मीटर क्षेत्र आएंगे और इस संबंध में जुड़ी परियोजना की जो स्वीकृति प्रदान की गई है वह केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई है और कुल बजट
यानी कि इसका कुल लागत होगा 284.19 करोड़ रुपया। तो इस सेक्शन के अंतर्गत आज हम लोग भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र के बारे में सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को इसके अंतर्गत आज हम लोग कवर किए हैं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला नंबर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जुलाई 2024 में वैश्विक $1 मिलियन राउंड टेबल रैंकिंग जारी की गई है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने 2024 के लिए ग्लोबल $1 मिलियन राउंड टेबल रैंकिंग में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। यह भी सही है। अब प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन है वे सत्य अर्थात सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल और केवल एक। हाँ, इसमें यदि विश्व में पहले स्थान की बात करें तो वैश्विक स्तर पर जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वह है AIA चाइना, यानी कि चीन की एक कंपनी है AIA जिसे कि वैश्विक स्तर पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2024 में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो यदि सबसे महंगा शहर की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हांगकांग जो है वह विश्व में सबसे महंगा शहर है। अब देखिए इससे संबंधित यदि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की हम लोग बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 जारी किया गया है मर्सर द्वारा। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो वैश्विक संस्था है एक मर्सर द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कि विश्व के टोटल 226 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है हांगकांग को, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ सिंगापुर को, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख को, और चौथा स्थान प्राप्त हुआ स्विट्जरलैंड के जेनेवा को, पांचवा स्थान प्राप्त हुआ स्विट्जरलैंड के बेसल को। यानी कि विश्व के टॉप 5 शहरों में टॉप 3 शहर ऐसे हैं, विश्व के टॉप 5 शहरों में 3 शहर ऐसे हैं जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, और टॉप 2 शहर ऐसे हैं जो कि हांगकांग और सिंगापुर हैं। यदि विश्व के सबसे 5 सस्ते शहर की बात करें तो इसमें 226वें स्थान पर है अंबुजा जो कि नाइजीरिया का है, यानी कि विश्व का सबसे सस्ता शहर या बाजार है नाइजीरिया का अंबुजा, जो कि इसे विश्व में 226वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसके बाद दूसरा जो स्थान है वह नाइजीरिया का लागोस है। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व के लोवेस्ट 5 शहरों में दक्षिण एशिया से सिर्फ और सिर्फ एक ही शहर शामिल है जो कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, जिसे कि बॉटम 3 यानी कि नीचे से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, 224वां रैंक प्राप्त हुआ है। यदि भारतीय शहरों की बात करें तो इस 226 शहरों में भारत के टोटल 7 शहर शामिल हैं, जिनमें कि 136वां स्थान पर मुंबई है जो कि भारत में पहला हो गया, दूसरा 165वां स्थान पर नई दिल्ली है, तीसरा 189वां स्थान पर चेन्नई, चौथा 195वां स्थान पर बेंगलुरु, पाँचवा 202वां स्थान पर हैदराबाद है, छठा 205वां स्थान पर पुणे है, और जो नेक्स्ट है वह 207वां स्थान पर कोलकाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 29 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित सहमति पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रक्षा मंत्रालय और NSE ने पूंजी बाजार में MSME की पहुंच आसान बनाने के लिए इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। अब दूसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि इस सहमति पत्र का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में कार्यरत MSME को NSE प्लेटफॉर्म NSE इमर्ज के माध्यम से कुशल एवं पारदर्शी तरीके से अपनी विकास योजना के लिए उत्पादक पूंजी जुटाने की सुविधा प्रदान करता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 25 जुलाई 2024 को किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत सीरम्स एंड वैक्सीन में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए एक निश्चित समझौते की
घोषणा की है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मैनकाइंड फार्मा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर स्टेटमेंट है, केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल व्यय 53.21 लाख करोड़ अनुमानित है, जो कि पहला नंबर ही स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि जो कुल व्यय है वह 48.21 लाख करोड़ ही अनुमानित है। इसी कारण जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत हो गया। दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है, कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है, बिल्कुल सही। तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है, सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है, यह भी सही है। प्रश्न कह रहा है, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है, अर्थात 2 एवं 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सत्य है। अब इसका आधार पर हम लोग विकल्प देखते हैं। तो देखिए, पहला नंबर कह रहा है 1 एवं 2 गलत हो गया। दूसरा नंबर जो विकल्प है यानी कि ऑप्शन नंबर बी केवल 2 एवं 3 यह सही है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यदि केंद्रीय बजट 2024-25 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की हम लोग बात करें तो देखिए, यह जो केंद्रीय बजट है 2024-25 इसे 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत जो बजट की प्रमुख बातें हैं, हाँ एक मिनट, जो बजट की प्रमुख बातें हैं उसमें ऋण को छोड़कर जो कुल प्राप्तियां की बात की गई है वह 32.07 लाख करोड़ रुपया, जिसमें कि कुल व्यय होगा 48.21 लाख करोड़ और सकल कर प्राप्ति अनुमानित है 25.83 लाख करोड़ रुपया और वित्तीय जो घाटा है वह जीडीपी का 4.9% वित्तीय घाटा अनुमानित है। अब इस बजट में रोजगार एवं कौशल पर प्रधानमंत्री द्वारा 5 योजना प्रस्तुत की गई है। इस यदि 5 योजना की हम लोग बात करें तो इसे टोटल योजना का ख एवं ग के रूप में डिवाइड किया गया है। योजना का के अंतर्गत पहली बार वालों यानी कि जो पहली बार रोजगार के लिए प्रयास करें उनके लिए ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक के 1 महीने का वेतन जिसे 3 किस्तों में दिया जाएगा, यानी कि 15,000 रुपये तक का वेतन जो होगा उसे 3 किस्तों में पहली बार रोजगार पाने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। और योजना ख के अंतर्गत विनिर्माण में रोजगार सृजन का टारगेट रखा गया है, जिसमें कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ योगदान पर निर्भर करेगा। और योजना ग के अंतर्गत नौकरी देने वालों को मदद की जाएगी, यानी कि सपोज एक कोई कंपनी है उसने 10 व्यक्तियों को रोजगार दिया तो इस एक कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा मदद की जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कौशल के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक नई योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत यह टारगेट रखा गया है कि आगामी 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं का कौशल प्रशिक्षण बढ़ाया जाएगा, जिसमें कि 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। इसके अंतर्गत 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप भी दिए जाने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है। अब यदि वर्ष 2024-25 की बजट की हम लोग यदि कुछ 9 प्राथमिकताओं की बात करें तो देखिए, जो वर्ष 2024-25 का बजट माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है उस बजट में भारत के विकास के लिए टोटल 9 प्राथमिकता यानी कि 9 टारगेट को प्रायोरिटी लेवल पर उसे वरीयता दी गई है, जिसमें कि पहला है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, दूसरा रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण, तीसरा समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, चौथा विनिर्माण और सेवाएं, पांचवा शहरी विकास, छठा ऊर्जा सुरक्षा, सातवां अवसंरचना, आठवां नवाचार अनुसंधान और विकास, नौवां अगली पीढ़ी में सुधार। तो ये जो 9 पॉइंट है ये आपको प्रारंभिक परीक्षा के पहले तक एट एनी रेट इसे याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट यदि बजट की अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, इसके अंतर्गत विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर और राजगीर का जो व्यापक विकास करने की बात की गई है, जिसमें विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा।
ओडिशा के मंदिरों, स्मारक, शिल्प, वन्यजीव अभयारण्य, प्राकृतिक भूदृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी। इसके अलावा अगले 10 वर्षों में स्पेस इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए स्पेस इकोनॉमी में 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और 1,000 करोड़ रुपए की एक उद्यम पूंजी निधि की भी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत जो सीमा शुल्क है उसे घटाकर 15% कर दिया गया है। इसके अलावा सोना एवं चांदी यानी कि गोल्ड एवं सिल्वर पर भी सीमा शुल्क को घटाकर 6% कर दिया गया है, लेकिन जो प्लेटिनम है इस पर सीमा शुल्क 6.4% है। 3 ऐसे खनिज हैं जिनके ऊपर सीमा शुल्क को हटा दिया गया है। लोहा, निकेल और बिलस्टर तांबे पर सीमा शुल्क को केंद्र सरकार द्वारा हटा दिया गया है। इसके अलावा तांबा स्क्रैप पर 2.5% का रियायती मूलभूत सीमा शुल्क देना होगा। इसके अलावा यदि बजट की नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट्स की हम लोग बात करें तो देखिए इसके अंतर्गत परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन यानी कि कैपिटल गेन की छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि परिसंपत्तियों पर जो कैपिटल गेन के अंतर्गत जो छूट की सीमा होगी उसे 1.25 लाख प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा को क्रमशः 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कॉरपोरेट जो टैक्स होता था उसे 40% से घटाकर भारत सरकार द्वारा बजट 2024-25 में 35% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह जो पॉइंट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए। इसके अलावा यदि हम लोग नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं तो देखिए 20 लाख रुपए तक की चल परिसंपत्तियों पर सूचना न देने को गैर दंडिक बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा इसमें यदि टैक्स रेट की हम लोग बात करें तो देखिए टैक्स रेट में भी थोड़ा बहुत संशोधन किया गया है, जिसमें कि 0 से यदि 3 लाख रुपए तक की यदि आपकी इनकम है तो टैक्स नहीं देना होगा, शून्य टैक्स लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय है तो 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय है तो 10%, 10 से 12 लाख तक की आय है तो 15%, 12 से 15 लाख तक की आय है तो 20% और 15 लाख से अधिक की यदि आपकी आय है तो 30% का टैक्स भारत सरकार को देना होगा। अब यदि हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 22 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2023-24 पेश किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला नंबर जो स्टेटमेंट है कि इसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी दर 6.5 से 7% रहने का अनुमानित है। यह जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर और स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें पहली बार आर्थिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य पर विचार किया गया है। यह भी सही है। तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि इसके अनुसार उत्तर प्रदेश शीर्ष चावल उत्पादक राज्य है। देखिए तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि यदि इकोनॉमिक सर्वे को आप आधार बनाएंगे तो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर वेस्ट बंगाल जो है वह भारत में शीर्ष चावल उत्पादक राज्य है। लेकिन हाल ही में जो कृषि मंत्रालय द्वारा तीसरी अनुमान जो जारी फसलों का उत्पादन से संबंधित जो तीसरी अनुमान जारी की गई है, इस तीसरी अनुमान को यदि आप आधार बनाएंगे तो वर्तमान समय में भारत में तेलंगाना में सर्वाधिक चावल का उत्पादन यानी कि जिसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में धान कहते हैं, उस धान का सर्वाधिक उत्पादन है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन कृषि मंत्रालय के तीसरी अग्रिम अनुमान के अनुसार तेलंगाना में किया जा रहा है। लेकिन यदि आप इकोनॉमिक सर्वे को आधार बनाएंगे तो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर वेस्ट बंगाल में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें तो जो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 12 जुलाई 2024 को BBVA कोलंबिया और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया है।
पहली किस्त के रूप में BBVA और IFC द्वारा कितनी राशि जारी की गई है? तो पहली किस्त के रूप में टोटल 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जारी की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यदि इससे संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, इसके अंतर्गत यह जो विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड है, इसे 12 जुलाई 2024 को जारी किया गया है BBVA, कोलंबिया और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC द्वारा। इसके अंतर्गत कुल राशि जो प्रावधान किया गया है वह 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल राशि विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड के अंतर्गत 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि पहली किस्त के रूप में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए, जो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 9 जुलाई 2024 को खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी कि KBIC के अध्यक्ष मनोज कुमार द्वारा जारी वित्त वर्ष 23-24 के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में खादी उत्पादों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो इसके अंतर्गत जो टोटल वृद्धि दर्ज की गई है वह है 399.69%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब यदि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, KBIC के वर्तमान समय में अध्यक्ष है मनोज कुमार और वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 2023-24 में जो वृद्धि हुई है उसमें बिक्री में यानी कि खादी वस्तुओं के खरीदने वालों में यानी कि बिक्री में टोटल 399.69% यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 400% की इसमें वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा खादी वस्तुओं के उत्पादन में लगभग 315% की वृद्धि देखने को मिली है और इससे संबंधित नए रोजगार के सृजन में 80.96 यानी कि लगभग 81% की वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला नंबर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 8 जुलाई 2024 को टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत में पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि यह निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स को ट्रैक करेगा और इसमें निफ्टी 50 की कंपनियां शामिल होंगी। तो देखिए, दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसमें निफ्टी 50 नहीं बल्कि निफ्टी 500 की कंपनियां इसमें शामिल होगी। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है वह सही है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल और केवल पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जून 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 2024 रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप 28,634 मिलियन डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि इस सूची में BSNL सबसे अंतिम अर्थात 100वें स्थान पर है। तो देखिए, यदि BSNL की बात करें तो BSNL को 99वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। तो प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यदि इस रिपोर्ट के संबंध में कुछ डिटेल में हम लोग चर्चा करें तो देखिए, ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2024 रिपोर्ट जो है उसे ब्रांड फाइनेंस इंडिया द्वारा जारी किया गया है। इसमें वर्ष 2024 में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में भारत के टाटा ग्रुप को शामिल किया गया है और 100वें स्थान पर अरबिंदो फार्मा है। 99वां स्थान पर 99वें स्थान पर BSNL है। यदि भारत की टॉप 10 ब्रांड वैल्यू वाले कंपनियों की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर है टाटा ग्रुप, दूसरा स्थान पर है इन्फोसिस, तीसरा स्थान पर है HDFC, चौथे स्थान पर है LIC और 5वें स्थान पर है रिलायंस ग्रुप। तो आप लोग टॉप 5 को याद रखिए। टाटा ग्रुप, दूसरे स्थान पर इन्फोसिस, तीसरा है HDFC, चौथा है LIC और 5वां है रिलायंस ग्रुप। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करिए और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से कथन है वे सत्य है। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि 25 जून 2024 को एशियाई विकास बैंक और आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है।
बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कि इस पहल का उद्देश्य भारत में निम्न आय और किफ़ायती आवास खंड में वित्त पोषण की कमी को दूर करना है, यह भी सही है। प्रश्न करा कि कौन से कथन सत्य हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 एवं 2 दोनों जो स्टेटमेंट है वे सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अब यदि मूव करें तो देखिए जो प्रश्न कह रहा है कि 25 जून 2024 को मझगांव प्रश्न कह रहा है कि 25 जून 2024 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रमों में यह देश का कौन सा सार्वजनिक उपक्रम है, अर्थात किस क्रम का यह उपक्रम है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत का 18वां नवरत्न कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो जून 2024 में घोषित विपणन सत्र 2024-25 के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि इसमें सामान्य धान की MSP 2250 रुपये प्रति क्विंटल घोषित की गई है। पहला गलत हो गया क्योंकि यह 2250 रुपये नहीं बल्कि 2300 रुपये घोषित की गई है। दूसरा, इसमें तुअर यानी कि अरहर की MSP 7550 रुपये प्रति क्विंटल घोषित की गई है। दूसरा बिल्कुल सही है। तो प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में कौन से कथन सत्य हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल और केवल दूसरा नंबर जो विकल्प है वह सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 18 जून 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गोदरेज समूह के भीतर विभिन्न संस्थाओं के हित, कानूनी स्वामित्व और प्रबंधन के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी प्रदान की है। तो GILAC समूह की इकाइयों में कौन सी इकाई निम्न में से शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गोदरेज होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वह GIEC की एक इकाई बिल्कुल नहीं है। तो इसी कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि जून 2024 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। देखिए जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है उस वर्ल्ड बैंक नहीं बल्कि उस रिपोर्ट को अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि इसके अनुसार शीर्ष FDI अंतर प्रवाह वाले देशों में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा नंबर जो विकल्प है बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वह कह रहा है कि इसमें भारत वर्ष 2023 में $28 बिलियन के FDI अंतर प्रवाह के साथ 75वें स्थान पर रहा है। तो तीसरा नंबर जो विकल्प है वह भी सही है। तो प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सत्य हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल और केवल दूसरा एवं तीसरा नंबर जो विकल्प है वह सत्य है। अब यदि हम लोग इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो देखिए जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 है यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 को अंकटाड संगठन द्वारा जारी किया गया है और इस रिपोर्ट का मुख्य विषय है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट के नाम से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब इस रिपोर्ट की यदि हम लोग चर्चा करें तो वर्ष 2023 में शीर्ष 5 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह वाले देश जो है वह इस प्रकार हैं, जिसमें कि पहला है USA अर्थात अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा सिंगापुर, चौथा हांगकांग और 5वें स्थान पर ब्राज़ील है। इसमें यदि भारत की बात करें तो भारत को $28 बिलियन के FDI अंतर प्रवाह के साथ 15वें स्थान पर भारत को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जून 2024 में डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के विभिन्न आयामों की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो इस समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है AP होता, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इस समिति का जो गठन है वह इस समिति का गठन मुख्य रूप से
आरबीआई द्वारा किया गया है और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वह हैं एपी होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से जो कथन है वे सत्य हैं। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि 4 जून 2024 को जारी प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कृषि फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान 2023-24 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 3288.52 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। तो देखिए यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि गेहूं का उत्पादन 1129.25 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, यह भी सही है। तो प्रश्न कर रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 4 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी को कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी में 5560 करोड़ रुपए में कितनी हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति प्रदान की है। तो लगभग 70% हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति प्रदान की है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मई 2024 में अमेरिकी पत्रिका टाइम की वर्ष 2024 के लिए विश्व की सबसे प्रभावशाली 100 कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। तो इसमें टोटल 3 भारतीय कंपनियां शामिल हैं, जिनके अंतर्गत रिलायंस, और यदि रिलायंस के अलावा भारतीय कंपनी की बात करें तो वह है टाटा, और तीसरी भारतीय कंपनी है वह है सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि मुख्य रूप से वैक्सीन वगैरह बनाने का कार्य करती है। तो प्रश्न कह रहा है कि मई 2024 में अमेरिकी पत्रिका टाइम की वर्ष 2024 के लिए विश्व की सबसे प्रभावशाली 100 कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। तो 3 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया, जिसमें रिलायंस, टाटा और सीरम इंस्टीट्यूट शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि मई 2024 में बजाज फिनसर्व ने भारत का पहला मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया है। तो पहला नंबर बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि इस फंड का नाम बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट लोकेशन फंड रखा गया है, यह भी सही है। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में कौन से कथन है वे सत्य है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मई 2024 में जारी OECD इकोनॉमिक आउटलुक 2024 के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमानित है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर वर्ष 2024 में 6.6% रहने का अनुमानित है। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यदि इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो देखिए जो OECD इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 है, इसे मई 2024 ईस्वी में OECD यानी कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में यदि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो वैश्विक GDP वृद्धि दर है जो कि 3.1% अनुमानित किया गया है, और वर्ष 2025 का वैश्विक वृद्धि दर 3.2% अनुमानित है। नेक्स्ट है यदि हम लोग G20 देशों की वृद्धि दर की बात करें तो G20 देशों की वृद्धि दर वर्ष 2024 में 3.1% अनुमानित है, और वर्ष 2025 में भी 3.1% ही अनुमानित है। लेकिन यदि हम लोग भारत की इस रिपोर्ट के अनुसार यदि हम लोग भारत की वृद्धि दर की बात करें तो वर्ष 2024 में जो भारत की वृद्धि दर है वह 6.6% अनुमानित है, और वर्ष 2025 में भारत की जो वृद्धि दर है वह 6.6% अनुमानित है। यानी कि OECD द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है OECD इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 और वर्ष 2025 दोनों ही वर्षों में भारत की विकास दर 6.6% अनुमानित रहने का अनुमान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मई 2024 में कौन सा बैंक IIBX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कम
क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन से कथन है वे सत्य हैं। पहला, मई 2024 में माइंड ग्रोव ने भारत की पहली वाणिज्यिक MCU चिप को लॉन्च किया है। पहला नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि MCU चिप को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों सहित उद्योगों में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट भी सही है। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 एवं 2 दोनों नंबर जो स्टेटमेंट है वे सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 31 मई 2024 को अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया में कंटेनर टर्मिनल नंबर 2 के संचालन और प्रबंधन के लिए कितनी अवधि की रियायत समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो मुख्य रूप से 30 वर्ष के लिए यह समझौता किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 30 ईयर्स। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मई 2024 में जारी वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम अनुमान और वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद का त्रैमासिक अनुमान जारी किया गया है। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान रखा गया है? तो देखिए, यदि वृद्धि की बात करें तो 8.2% वृद्धि का अनुमान रखा गया है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 8.2%। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 30 मई 2024 को NSE इंडेक्स लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि यह भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कि इस इंडेक्स के लिए आधार तिथि यानी कि बेस ईयर 2 अप्रैल 2018 है और आधार मूल्य है वह 1000 रखा गया है। तो दूसरा नंबर जो विकल्प है यह भी सही है। तो प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में कौन से कथन है वे सत्य हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 एवं 2 दोनों जो कथन है वे सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मई 2024 में लोकार्पित प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन है वे सत्य नहीं है, यानी कि कौन से जो स्टेटमेंट है वे गलत है। पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 28 मई 2023 को वित्त मंत्रालय की इन 3 प्रमुख पहलों का लोकार्पण किया गया। तो देखिए, यह वित्त मंत्रालय नहीं है बल्कि मुख्य रूप से RBI की एक पोर्टल है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि प्रवाह पोर्टल किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए विभिन्न विनियामक अनुमोदन हेतु सहज तरीके से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करेगा, यह सही है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप रिटेल निवेशकों को रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म तक निर्बाध और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करेगा, यह भी सही है। चौथा नंबर स्टेटमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जो फोर्थ नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि फिनटेक रिपोजिटरी में भारतीय फिनटेक क्षेत्र से संबंधित जानकारी होगी जिसे विनियामकीय दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मई 2024 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो भारत की विकास दर जो है वह 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यदि वैश्विक स्तर पर विकास दर की बात करें कि विश्व की विकास दर क्या होगी, तो इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की विकास दर वर्ष 2024 ईस्वी में 2.7% रहने का अनुमान लगाया गया है
और वर्ष 2025 ईस्वी में 2.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार से भारत की विकास दर वर्ष 2024 ईस्वी में 6.9% का अनुमान लगाया गया है और वर्ष 2025 ईस्वी में यह मुख्य रूप से 6.6% विकास दर भारत का रहने का अनुमान लगाया गया है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितनी अनुमानित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 6.9%। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 16 मई 2024 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के उच्च भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कि वर्ष 2024 की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष स्थान पर है। पहला नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि इस सूची में गोल्फर जॉन रहम दूसरे स्थान पर आए हैं। देखिए दूसरा नंबर स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा कि इस सूची में लियोनल मेसी तीसरे और लेब्रॉन जेम्स चौथे स्थान पर आए हैं, यह भी सही है। और चौथा नंबर स्टेटमेंट है कि इस सूची में किलियन एम्बापे 5वें स्थान पर आए हैं। देखिए चौथा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि किलियन एम्बापे नहीं बल्कि जो 5वें स्थान पर आए हैं उनका नाम है जियानिस। तो इसी कारण पहला, दूसरा एवं तीसरा नंबर जो विकल्प है वो सत्य है और जो चौथा नंबर ही विकल्प सिर्फ है वह गलत है। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में कौन से कथन है वे सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन है वह गलत है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1, 2 एवं 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव कर। हाँ, एक बात और, इसे हम लोग इस रिपोर्ट के संबंध में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यह जो रिपोर्ट है वह 16 मई 2024 को जारी किया गया, जिसमें जारी करता है या इस रिपोर्ट को फोर्ब्स नामक संगठन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि विश्व के 50 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। पहले स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरे स्थान पर है जॉन रहम, तीसरे स्थान पर है लियोनल मेसी, चौथे स्थान पर है लेब्रॉन जेम्स और 5वें स्थान पर है जियानिस। यानी कि ये विश्व के 5 सबसे ज़्यादा आय वाले विश्व के 5 सबसे ज़्यादा आय वाले ये खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 16 मई 2024 को एशियाई विकास बैंक ने भारतीय राज्य सिक्किम में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, गुणवत्ता, लचीलापन बढ़ाने हेतु वितरण प्रणाली को मजबूत, आधुनिक और जलवायु प्रूफ बनाने में मदद के लिए कितनी राशि के ऋण को मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 148.5 मिलियन डॉलर। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 10 मई 2024 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एवं महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 3 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक से REC लिमिटेड को गिफ्ट सिटी में अपनी सहायक कंपनी स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। तो गिफ्ट सिटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह जो गिफ्ट सिटी है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अप्रैल 2024 में भारत के किस अग्रणी भुगतान और वाणिज्य समाधान प्रदाता ने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ पेटीएम पेमेंट बैंक बिल्कुल गलत, दूसरा रोजरप्पे पेमेंट गेटवे यह भी गलत है। तीसरा और चौथा विकल्प की बात करें तो देखिए तीसरा नंबर जो विकल्प है हिताची पेमेंट सर्विस यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अप्रैल 2024 में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का जो बैंक है वह है HDFC अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 18 अप्रैल 2024 को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। तो NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना
किस वर्ष की गई थी? तो देखिए जो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था IREDA को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। यह दर्जा प्राप्त होने के बाद अब इस कंपनी को केंद्रीय प्राधिकरण से अनुमोदन की आवश्यकता के बिना कितने राशि तक के महत्वपूर्ण निवेश निष्पादित करने का अधिकार होगा? इसका यदि विकल्प की बात करें तो विकल्प में दिया हुआ है 500 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया और 1200 करोड़ रुपया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1200 करोड़ रुपया। अब यदि इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो देखिए यह जो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था है यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करती है, जो कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार का एक भाग है। इसकी स्थापना वर्ष 1987 ईस्वी में की गई थी और यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4A के तहत इसे रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 18 अप्रैल 2024 को NGEL और ITL ने हरित ऊर्जा उद्देश्यों और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को गति देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह समझौता ज्ञापन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण आदि को उसके समाधान सहित ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली परियोजनाओं के संयुक्त विकास का पता लगाने के लिए किया गया है। यह भी सही है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 एवं 2 दोनों नंबर जो स्टेटमेंट है वे सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 18 अप्रैल 2024 को आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड हुडको को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। इस संस्थान को कब मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ध्यान दीजिए, इस संस्थान को मिनी रत्न का जो दर्जा है वह वर्ष 2008 ईस्वी में मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि इस सूची में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पहला बिल्कुल सही। दूसरा, इसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी सही है। अब प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 एवं 2 दोनों नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अप्रैल 2024 में जिम्बाब्वे ने मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए एक नई मुद्रा अपनाने की घोषणा की। तो घोषित की गई नई मुद्रा का जिम्बाब्वे सरकार द्वारा क्या नाम रखा गया है? तो जिम्बाब्वे सरकार द्वारा जो मुद्रा है उसका नाम रखा गया है जीग, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अप्रैल 2024 में कौन सी कंपनी 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मार्च 2024 में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा प्रदान किया गया। तो ग्रिड इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यदि ग्रिड इंडिया की हम लोग बात करें तो ग्रिड इंडिया की जो स्थापना है वह वर्ष 2009 में की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 26 मार्च 2004 को प्रश्न कह रहा है कि 26 मार्च 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अडानी पावर लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100/2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है
कि हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि इस सूची में जेफ बेजोस को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए पहला नंबर स्टेटमेंट ही गलत हो गया, क्योंकि जेफ बेजोस नहीं बल्कि एलन मस्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो पहला नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा नंबर कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक 814 अरबपति चीन में है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन से कथन सत्य है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल और केवल दूसरा नंबर जो विकल्प है वह सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मार्च 2024 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में बेहतर फिनटेक शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार तक पहुंच बढ़ाने हेतु कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है उसमें मुख्य रूप से पूछा गया है कि 7 मार्च 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ द्विपक्षीय लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बैंक ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 मार्च 2024 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सीजन 2024-25 के लिए कच्चे जूट हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी प्रदान की। तो बताइए कि सीजन 2024-25 के लिए कच्चे जूट का MSP कितना निर्धारित किया गया है। तो कच्चे जूट पर वर्तमान समय में जो MSP है वह 5355 रुपये प्रति क्विंटल भारत सरकार द्वारा कच्चा जूट पर MSP प्रदान किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 4 मार्च 2024 को 3 राज्यों में केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान के 3 केंद्र का उद्घाटन किया गया। विकल्प में इन 3 राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, यानी कि प्रश्न स्पष्ट रूप से कह रहा है कि निम्न में से किन राज्य में केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान के 3 केंद्रों की स्थापना हाल ही में नहीं की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 4 मार्च 2024 को कहाँ स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो भारत के पहले हरित हाइड्रोजन इस्पात संयंत्र का जो उद्घाटन है वह हरियाणा के हिसार में किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला नंबर जो ऑप्शन कह रहा है कि 29 फरवरी 2024 को बड़ोदरा नगर निगम ने सतत जल अवसंरचना के लिए भारत और एशिया का पहला प्रमाणित हरित नगर पालिका बॉन्ड प्रारंभ किया है। बिल्कुल सही। दूसरा नंबर स्टेटमेंट है कि बड़ोदरा नगर निगम पेरिस समझौते के अनुरूप, देखिए आगे लिखा हुआ है कि टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बॉन्ड बड़ोदरा में तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए समर्पित है। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट भी सही है। प्रश्न कर रहा है कि कौन से कथन सत्य है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 एवं 2 दोनों नंबर जो विकल्प है वे सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जनवरी 2024 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है। पहला जो है वह गलत हो गया, क्योंकि इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं बल्कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की गई है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। बिल्कुल सही है। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन से कथन सत्य है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल और केवल दूसरा नंबर जो विकल्प है वह सत्य है। अब यदि हम लोग इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की चर्चा करें तो देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर विकास दर वर्ष 2024 में 3.1% रहने का अनुमानित है और वर्ष 2025 में 3.2% रहने का अनुमानित है। और इसी प्रकार यदि भारत की विकास दर की बात करें तो वर्ष 2024 में 6.5%
और वर्ष 2025 में 6.5% भारत की विकास दर रहने का अनुमानित है। अब देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला वन लाइनर प्रश्न दिया हुआ है कि अगस्त 2024 में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2024 में किसने भारत का पहला ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 में किस देश में 3D तकनीक से युक्त एक नई करेंसी जारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 25 जून 2024 को रक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार ने किस कंपनी के साथ ऐतिहासिक 350वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेक्स पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है 19 जून 2024 को एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और भविष्य की महामारियों से निपटने की क्षमता में सुधार के लिए कितनी नीति आधारित ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है? तो वह है $170 मिलियन। नेक्स्ट प्रश्न है 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल कार्ड पिक्सेल को लॉन्च किया है? तो उस बैंक का नाम है HDFC बैंक। नेक्स्ट है कि मई 2024 में अडानी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने SR ट्रांसको लिमिटेड के कितने प्रतिशत शेयर का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? तो 100%। 23 अप्रैल 2024 को किस कंपनी ने भारत का पहला ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे वन को लॉन्च किया है? तो वह है भारत पे। नेक्स्ट और आज का लास्ट है कि अप्रैल 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 14,25,79,161 इक्विटी शेयर खरीदने को मंजूरी प्रदान की है? तो है एक्सिस बैंक लिमिटेड। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।